अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी करने जा रहे हैं, यानी कि जो मॉडल पेपर हमें रिसीव हुआ है मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर की जो मैथमेटिक्स का हमारे पास मॉडल पेपर आया है उसका हम सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि सेक्शन बी में हमें कितने क्वेश्चन हैं, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन हैं, सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं। हमने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया था। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके वो जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मौजूद है, तो आप उस लिंक में क्लिक करके आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर पैटर्न किस तरह से आपके पास होगा या मैथ्स का पेपर आपके पास किस तरह से आने वाला है, किस चैप्टर से कितना पार्ट है और किस चैप्टर के कितने क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आएंगे। राइट। तो आज के वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी के सारे पार्ट्स हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जिसमें हमारे पास है, जिसमें हमने पार्ट ए को लिमिट फाइंड आउट करनी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी किया था हर क्वेश्चन के बारे में कि वो किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो फिर ये भी आप देख सकते हैं कि ये 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 9 है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सारे जो पार्ट बी हैं, सेक्शन बी, हमारे पास जो कंप्लीट सेक्शन बी है इसके सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का ए है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब मुझे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है और इसके पास हमारे पास जो लिमिट गिवन है वो टेंस टू 1 की है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करने जा रहे हैं, जो इसका पार्ट वन का जो ए है। राइट। अब इसमें हमारे पास है लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। we have to find out the limit of this function। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, ये मेरे पास लिमिट है 1 अपॉन फंक्शन है 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अगर मैं इसमें डायरेक्ट एक्स की जगह पे 1 पुट करती हूँ तो डिनोमिनेटर में मेरे पास 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जब डिनोमिनेटर में मेरे पास कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी हो, डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो ये मुझे इन्फिनिटी आंसर देगा जो कि अनडिफाइंड होगा। राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर है इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। ये माइनस है तो हम यहाँ पे +1 के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और सेम नंबर के साथ हमें डिवाइड भी करवाना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन। तो अब न्यूमरेटर में है a माइनस बी ए प्लस बी और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। राइट। अब ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1। और ये जो डिवाइड वाली टर्म है इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। राइट। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 1, एक्स अगर हम नीचे रखें तो ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होगा तो न्यूमरेटर चला जाएगा डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स और दूसरा ब्रैकेट है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हुआ तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1। right now we have to apply limit, applying limits। तो जहां जहां x है अगर मैं 1 पुट कर दूं, क्योंकि लिमिट x की 1 है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स 1 पुट करूंगी तो 1 ही रहेगा।
तो ये इक्वल आएगा 1/1 + 1 2, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 1/2 के इक्वल आ रहा है। दैट इज इक्वल टू 0.5 ऑल्सो। तो हमने जो इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली, उसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 1/2 यानी कि 0.5। दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन एट x टेंड्स टू 1, राइट। अब हम इसी के अगला पार्ट देखते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका पार्ट बी है जिसमें हमने लिमिट फाइंड आउट करनी है x टेंड्स टू e ln x माइनस 1/x माइनस e। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 14 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं अपने पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 और पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस पे जो फंक्शन है, पहले तो लिमिट्स लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू e और यहाँ पे ln x माइनस 1/x माइनस e। अगर मैं डायरेक्ट इस पे लिमिट पुट करूंगी यानी कि e पुट करूंगी तो e माइनस e 0 हो जाएगा। और e माइनस e जब 0 होगा तो ऑब्वियसली ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी कि मेरे पास अनडिफाइंड आंसर आएगा, तो लिमिट अनडिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब हम इसका कोई एलसीएम वगैरह भी नहीं ले सकते। एक्स की जगह पे अगर मैं e पुट करूंगी ln e बेसिकली इक्वल होता है 1 के, और 1 माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा, तो 0/0 की टर्म आ जाएगी जो कि अनडिफाइंड होता है, राइट। अनडिफाइंड आने से बेहतर है कि हम इसमें एल हॉपिटल रूल अप्लाई करें। और एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? एल हॉपिटल रूल एल हॉपिटल रूल ये कहता है कि आप न्यूमरेटर का भी डेरिवेटिव ले लीजिए और डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव ले लीजिए। तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव हम लेते हैं तो यह आ जाएगा 1/x, और 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, e एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0। तो ऊपर रह गया 1/x और नीचे रह गया 1, यानी कि 1 तो 1 ही रहेगा ना। अब अगर मैं लिमिट्स अप्लाई करूं, अप्लाइंग लिमिट्स, तो 1/e/1 यानी कि 1/e मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये तो 2 स्टेप में ही मेरे पास इसका रिजल्ट आ गया जो कि है 1/e, यानी कि हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली बाय यूजिंग एल हॉपिटल रूल मेथड। तो एल हॉपिटल रूल यूज करते हुए हमने इसकी लिमिट्स फाइंड आउट कर ली हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के तो दोनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है हमारे पास। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है जिसमें हमने m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये भी बता दिया कि फंक्शन f जो है वो x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस फंक्शन है। m ये रहा और n ये रहा। तो स्टूडेंट ये 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हम करेंगे यहाँ पे अगेन। तो m और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखनी है कि कंटिन्यूटी क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और इसमें जो हमारे पास फंक्शन गिवन है f of x that is equals to mx when x is less than 3 and when x is equals to 3 minus 2x plus 9 when x is greater than 3, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें सबसे पहले कंटिन्यूटी क्वेश्चन में बता दी है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। वो भी लिख लेते हैं कि f of x is continuous at x is equals to 3। x इज इक्वल टू 3 में हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखिए। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये होती है कि अगर आप फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें, यानी कि जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है इस पे आप लिमिट अप्लाई करें जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर हम इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल आनी चाहिए उस लिमिट के जो कि आप राइट हैंड साइड से अप्लाई करें उसी फंक्शन पे। और ये दोनों लिमिट्स इक्वल होनी चाहिए किसके? अगर आप लिमिट या अगर आप आपके पास जो भी एफ ऑफ एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं इसको, लिमिट के बजाय हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 3
यानी कि अगर फंक्शन में मैं डायरेक्ट 3 पुट कर दूं तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो भी इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के अगर इक्वल होता है तो फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि लेस देन थ्री का हमारे पास जो फंक्शन है वो है एम एक्स। तो एम एक्स को इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड लिमिट का फंक्शन है -2x+9 और इसको इक्वल आना चाहिए f(3) के। और 3 पे हमारे पास जो लिमिट बन रही है, जो फंक्शन बन रहा है वो है n। राइट, तो ये इस तरह से हमने एम एक्स को इक्वल होना चाहिए -2x+9 और इसको इक्वल होना चाहिए n के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन दो साइड्स को कंसीडर करते हैं। कंसीडर एम एक्स इज इक्वल्स टू -2x+9। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं जो कि है 3, यहाँ पे भी पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3m -3 2 6 -6+9। तो हम डायरेक्ट 3 भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। राइट, तो m की वैल्यू आ गई 3/3, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो m की वैल्यू तो हमने निकाल ली जो कि 1 आई है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम दूसरी साइड को इक्वल करते हैं, यानी कि यहाँ पे अब इन दो साइड को कंसीडर करते हैं कि -2x+9 इज इक्वल्स टू n। पहले हमने ये दो साइड कंसीडर की कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट शुड इक्वल्स टू f(3). बेसिकली तीनों ही आपस में इक्वल है, तो हमने बारी बारी इनको इक्वल करवाया ताकि हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -3 2 6 +9। तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू आ जाएगी +3। तो इस तरह से हमने m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है और n की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। टू भी हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसका भी रिजल्ट हमने निकाल लिया, एम और एन की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में क्या है कि y की वैल्यू गिवन है, y इज इक्वल्स टू √x प्लस √x प्लस √x एंड सो ऑन। आपने प्रूफ करना है 2y-1 dy/dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x के इक्वल है। और ये एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14 है जो हम यहाँ पे भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अपने पास y इज इक्वल्स टू, ये है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। और फंक्शन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू √10x प्लस, अब इसका अंडर रूट, फिर 10x प्लस √10x। ये इंफिनिटी तक चलता चला जाएगा। और आपने प्रूफ करना है, प्रूव दैट 2y-1 dy/dx इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। राइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इससे क्या होगा कि इससे ये वाला रूट हट जाएगा, ये तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और पहली टर्म रूट से बाहर आ जाएगी जो कि है 10x। और फिर ये दोबारा से वो चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक, यानी कि 10x फिर प्लस रूट के अंदर 10x, ये चलता चला जाएगा अगेन, कहाँ तक, इंफिनिटी तक। तो ये वाली पूरी टर्म स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वल ले सकते हैं किसके, y के, क्योंकि y भी तो यही चीज थी, अंडर रूट के अंदर 10x प्लस दोबारा अंडर रूट के अंदर 10x। तो इस पूरी चीज को हमने इक्वल कर दिया y के। राइट, तो अब क्या करते हैं, इस y को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और यहाँ पे है 10x। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड,
टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास आ जाएगा d/dx y square minus y is equals to d/dx 10x। x के रिस्पेक्ट से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, अब y के x के रिस्पेक्ट से हम कर रहे थे तो साथ में dy/dx भी लगेगा। सेम y का डेरिवेटिव 1 होता है तो dy/dx लगेगा यहाँ पे भी, और 10x का डेरिवेटिव सिंपल सेक स्क्वायर x होता है। तो अगर मैं 2y माइनस 1 dy/dx कॉमन ले लेते हैं और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और हमने यही चीज प्रूव भी करनी थी, तो हमने बहुत इजीली इसको प्रूव कर दिया। इस चीज को हमने प्रूव करना था, हेंस वी प्रूव्ड, राइट। तो पार्ट 3 भी हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। ये पार्ट 3 भी इसका हो गया। पार्ट 4 है फाइंड dy/dx, और ये मेरे पास एक फंक्शन गिवन है जो कि हाइपरबॉलिक इनवर्स का फंक्शन है, इनवर्स हाइपरबॉलिक का फंक्शन है। ln cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x प्लस साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x y इज इक्वल्स टू c, जो कि 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, और इसका फर्स्ट है जिसमें आपको फाइंड करना है dy/dx, और फंक्शन है आपके पास ln cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x प्लस साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स y इज इक्वल्स टू c। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको हाइपरबॉलिक इनवर्स के फॉर्मूले याद होंगे। फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो ये मेरे पास हो जाएगा d/dx, इसके साथ ln का cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x प्लस d/dx साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स y का फंक्शन है यहाँ पे, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है तो डायरेक्ट मैंने जीरो ही लिख दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ln का अप्लाई करेंगे। ln ये कहता है कि आप 1 अपॉन फंक्शन लिख दें, यानी कि cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x लिख दें, फिर इसके बाद आप डेरिवेटिव लीजिए cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x का, यानी कि इसके बाद अब मैं डेरिवेटिव लूंगी सिर्फ किसका, ln मैंने अप्लाई कर दिया, अब मुझे सिर्फ डेरिवेटिव लेना है cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x का। और यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो यहाँ पे तो डायरेक्ट हाइपरबॉलिक इनवर्स का ही लेना है, विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो साथ में dy/dx आएगा, और ये इक्वल होता है 1/√y² + 1 के। क्योंकि वेरिएबल y है तो y का ही यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप पुट कर सकते हैं। साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पे बस एक और यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है जो कि cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x का होगा, और ये इक्वल होता है 1/√x² - 1 के प्लस 1/√y² + 1, और साथ में dy/dx इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज, राइट। अब ये पूरी टर्म अगर मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये मेरे पास हो जाएगी, ये इसको इधर रखते हैं, इस टर्म को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये वाली टर्म हम इधर ही रखते हैं 1/√y² + 1, साथ में आएगा dy/dx, और ये पूरी टर्म प्लस में थी, जब राइट साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी, -1/cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x, साथ में आएगा √x² - 1। और मुझे dy/dx फाइंड आउट करना है, तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है जब राइट हैंड साइड में आएगी इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे आएगी तो ये
न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो रिजल्ट आएगा माइनस, तो ऑलरेडी मौजूद है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos hyperbolic inverse x into अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आया है। मुझे बहुत सिंपल मेथड से आया है, कोई बस फॉर्मूले याद होंगे तभी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो हम डेरिवेटिव नहीं अप्लाई कर सकते। अब इसी का नेक्स्ट देखते हैं, ये और करके हमें दिया गया है, डिफरेंशिएट y इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। ये यूनिट 3 की सॉल्व एग्जांपल है जो कि पेज 81 में मौजूद है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अपने पास। ये बेसिकली चेन रूल का है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट 4 ही करने जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में बीच में और का ऑप्शन मौजूद था, तो ये सेकेंड वाला करने जा रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, y है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स, और हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपके पास जब डिफ्रेंशिएट करें तो वेरिएबल में अगर कोई सिंगल फंक्शन के अलावा, मतलब एक्स वाई जेड के अलावा कोई और इस तरह का साइन स्क्वायर एक्स इस तरह का फंक्शन कोई मौजूद है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे चेन रूल अप्लाई करते हैं हम। और चेन रूल किस तरह से अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, चेन रूल ये होता है बेसिकली कि अगर आप यूजिंग चेन रूल, कि अगर आप डी वाई अपॉन डी यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं, हम अज्यूम करते हैं कि u इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। अब हम y का डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं u की रिस्पेक्ट से, तो आप क्या करें, dy का डेरिवेटिव ले लीजिए dx के रिस्पेक्ट से, और फिर dx का डेरिवेटिव ले लीजिए du के रिस्पेक्ट से, राइट। तो स्टूडेंट अगर आप इस इक्वेशन को देखें, तो अगर मैं x को x से कैंसिल आउट कर दूं तो वापस से dy अपॉन du बन रहा है, तो उसका मतलब है इक्वेशन तो बैलेंस है। तो इक्वेशन बैलेंस है, अब सिंपल क्या करना है, जो y है हमारे पास, y क्या है, cos स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव मुझे चाहिए विद रिस्पेक्ट टू x। अब x का ही फंक्शन है, तो cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास हो जाएगा 2 cos x, पावर रूल लगाया, फिर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये इक्वल आएगा -2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स के। और ये जो u है मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए x के रिस्पेक्ट से ही, क्योंकि ये भी x का ही फंक्शन है। फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे dx अपॉन du है, लेकिन हम जो निकालेंगे वो du अपॉन dx निकालेंगे। तो u क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, जब मैं डेरिवेटिव लूंगी तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, और साइन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा कॉज एक्स। तो इन दी एंड मुझे मिलेगा 2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, यहाँ से रिमूव करते हैं, सिंपल इसको बस अब पुट करना है चेन रूल के फॉर्मूले में और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, dy अपॉन डी यू इज इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स, जो कि इक्वल है -2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब ये dx अपॉन डी यू हमने पुट करना है, लेकिन मेरे पास जो फंक्शन है वो du अपॉन dx है, तो इसको अगर मैं du अपॉन dx कर दूं तो मुझे इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो मेरे पास ये हो जाएगा इनटू 1 अपॉन, क्योंकि अब मैं वैल्यू पुट करने जा रही हूँ किसकी, डी एक्स अपॉन डी यू की। तो अगर मैं यहीं पे आपको कहती कि आप ये डी यू अपॉन डी एक्स है, तो आप डी एक्स अपॉन डी यू यहीं पे निकाल लें, तो आप सिंपल क्या करते, इसको रेसिप्रोकल कर देते, यानी कि इसको डिनोमिनेटर में ले आते। तो ये है 1/2 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल होके
मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट आएगा, dy अपॉन डी यू दैट इज इक्वल्स टू -1। और यही मेरा फाइनल रिजल्ट है। यानी कि इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया बाय यूजिंग चेन रूल, साइन कॉस स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया है -1। का पार्ट 4 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स, और हमने शो करना है, इसको प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4। तो एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये काम किया हुआ है, जिसमें हमने डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है। लेकिन यहाँ पे हम अगेन इसको सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 5, और फंक्शन है मेरे पास 10 स्क्वायर एक्स। मुझे ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जो हमें फंक्शन गिवन है को सॉल्व करने के लिए, जो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स, first of all we have to differentiate with respect to x, differentiate with respect to x। तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, और 10 स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 10 एक्स, पहले पावर रूल लगाएंगे, और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, राइट। अब मुझे चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4 पे। तो अगर मैं डेरिवेटिव वाली फंक्शन में एक्स की जगह पे 3 पाई अपॉन 4 लिख दूं, तो जहां जहां एक्स है हम लिख देंगे 3 पाई अपॉन 4, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर 3 पाई अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 3 पाई बाय 4 ये इक्वल आएगा -1 के। सेक स्क्वायर 3 पाई बाय 4 कैलकुलेटर में डालेंगे तो रिजल्ट आएगा 2 के। तो उसका मतलब ये है कि जब मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव में ये पॉइंट पुट किया, और इसने मुझे रिजल्ट में 0 से लेस नंबर दिया, यानी कि नेगेटिव नंबर दिया, तो जब ये 0 से लेस नंबर होता है, तो ये प्रूव हो जाता है कि हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो करना क्या होता है, जो फंक्शन आपको गिवन है आप उसका डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव निकाल के वो पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए। अगर वो लेस देन 0 है तो उसका मतलब ये है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर उसके डेरिवेटिव में आपने वो पॉइंट पुट किया, वो ग्रेटर देन 0 आता, तो उसका मतलब ये होता कि फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है। इसका पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया, अब पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 में क्या है, क्या पार्टिकल मूव सो दैट इस पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय आर ऑफ टी, और आर ऑफ टी यानी कि हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, और हमसे कहा गया है कि अब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करें और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। तो स्टूडेंट ये हमें 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है यहाँ पे बेसिकली। और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यही काम किया था कि जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे काम किया था। तो यहाँ पे अगेन हम देख लेते हैं, ये है मेरे पास क्वेश्चन 2 का पार्ट 6, और इसमें मेरे पास एक आर वेक्टर गिवन है, यानी कि पोजीशन वेक्टर गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के, राइट। और मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, देन मुझे इसका एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो जब ये हम क्वेश्चन कर रहे थे तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर पोजीशन। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, यानी कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए we have to find out the rate of change d upon dt of position vector that is r, right। तो ये काम करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, जो r हमें गिवन है क्वेश्चन में, साइन टी आई प्लस कॉस टी जे
प्लस टी के, राइट। अब कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास होता है, सॉरी साइन टी का डेरिवेटिव ये हो जाएगा कॉस टी आई, कॉस का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस साइन टी जे, और टी के का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव 1 ही होता है, दैट इज इक्वल्स टू के। तो वेलोसिटी मेरे पास इक्वल आ गई कॉस टी आई माइनस साइन टी जे प्लस के। तो वेलोसिटी का रिजल्ट तो आ गया। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी कि डी अपॉन डी टी हमें वेलोसिटी का निकालना पड़ेगा, वी ऑफ टी का। और वी ऑफ टी अभी हमने फाइंड आउट किया है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस टी आई, ये कॉस है यहाँ पे, कॉस टी आई माइनस साइन टी जे प्लस के। अब जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा कॉस टी आई इक्वल होगा माइनस साइन टी आई, और माइनस साइन इक्वल होगा कॉस टी जे, और के का डेरिवेटिव वन, के का डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर ली, चाहे तो उसमें से माइनस कॉमन ले लें, वरना यहीं पे भी स्टॉप कर सकते हैं। और अगर मैं यूनिट मेंशन करूं तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 7 में हमने डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टीज। यानी कि शॉर्ट का क्वेश्चन है, तो ये माइंड में रखिएगा कि ये इसका सॉल्यूशन इतना कोई लेंदी नहीं होने वाला, राइट। तो ये एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है, वहां जाके भी आप सॉल्यूशन ले सकते हैं, और यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर, ये हो जाएगा 2 का पार्ट 7, और इसमें हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है, डेफिनेट इंटीग्रल -π/2 से π/2, और फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हमें इसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑड है, ये जो फंक्शन गिवन है ये अगर ऑड फंक्शन होता और इसकी लिमिट -a से a जा रही होती, यानी कि जो लोअर लिमिट है वही अपर लिमिट है, लेकिन लोअर लिमिट माइनस में है, और फंक्शन अगर हमारे पास ऑड होता तो उसका रिजल्ट आएगा 0 इफ फंक्शन इज ऑड। और अगर ये इवन फंक्शन होता तो इसकी प्रॉपर्टी कुछ और होती, राइट। अब मुझे ये देखना है कि ये जो गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। कैसे पता चलता है कि अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, यहाँ पे भी जहां जहां x है मैं इसको रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से, ये है कॉस स्क्वायर, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये स्क्वायर अगर आप होल पे लगा दे तो वो ज्यादा बेटर है, ये की बात है। और ये है कॉस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन माइनस एक्स है और पावर है 9 की, तो साइन की प्रॉपर्टी ये है कि अगर साइन के अंदर माइनस मौजूद हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि रिटर्न में हमें साइन एक्स ही मिलेगा। ये हमें आउटपुट में माइनस साइन एक्स देगा। आप जाके इसको चेक भी कर सकते हैं, साइन माइनस साइन एक्स देगा, और कॉस माइनस एक्स जो है ऊपर ये स्क्वायर मौजूद है, ये एक इवन फंक्शन है जो कि रिटर्न में हमें कॉस एक्स ही देगा, क्योंकि माइनस वो एब्जॉर्ब कर लेता है, साइन एब्जॉर्ब नहीं करता। कॉस के साथ अगर माइनस एंगल में हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका मतलब है मुझे रिटर्न में आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि जब मैंने फंक्शन में माइनस एक्स पुट किया तो रिजल्ट आया माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये एफ ऑफ एक्स ही था। तो इट्स मीन दैट फंक्शन इज
ऑड, और फंक्शन जब ऑड हो तो प्रॉपर्टी मैंने लिख दी थी ऊपर ही कि अब जो मेरे पास -π/2 से लेके π/2 का जो रिजल्ट है, ये लिमिट्स है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये इक्वल आ जाएगा 0 पे। और यही इसका फाइनल रिजल्ट है कि इसका जो फंक्शन ऑड होने की वजह से इसका रिजल्ट हमारे पास आ गया 0, क्योंकि लिमिट्स इसकी -a टू a जा रही थी। जब लिमिट -a टू a जा रही थी और फंक्शन भी आपके पास ऑड फंक्शन था, तो इसका रिजल्ट होगा 0। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द फॉलोइंग कर्व बिटवीन द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट्स का मतलब है कि x की वैल्यूज y इज इक्वल टू 6 साइन स्क्वायर एक्स, और x की वैल्यू है 0 और अपर लिमिट होगी π/3। और ये एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 8 है। आप वहां से जाके भी मेरी वीडियोस में से इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको दोबारा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हम एरिया निकालना है और फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 6 साइन स्क्वायर एक्स, और x की लोअर लिमिट भी गिवन है 0 और अपर लिमिट है π/3। तो इसको सॉल्व करने के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालना है। तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लोअर लिमिट देन अपर लिमिट देन y, यानी कि जो फंक्शन है आपके पास, जो कि मेरे पास है 6 साइन स्क्वायर एक्स, का मुझे इंटीग्रल निकालना है और लिमिट अप्लाई करनी है। 6 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 के। अब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो एरिया इक्वल होगा 3। और अब इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। पहले 1 का इंटीग्रल मेरे पास हो जाएगा x, कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x अपॉन 2। ये 2 तो हट गया था क्योंकि वो 6 से डिवाइड हो गया। और लिमिट मुझे अप्लाई करनी है 0 से π/3 की। तो नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाइंग लिमिट्स। तो एरिया इक्वल आ जाएगा 3, एक्स की जगह पे पहले π/3 पुट करेंगे, माइनस साइन 2 π/3 अपॉन 2। और लोअर लिमिट 0 ही है, एक्स की जगह पे भी 0 आ जाएगा। और साइन 2x जब 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 ही होता है। तो इसका मतलब है मैं लोअर लिमिट नहीं भी पुट करूं तो इट्स ओके, क्योंकि वो रिजल्ट मेरा 0 ही होगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे है π/3 माइनस, अब साइन 2π/3, इसका रिजल्ट आप निकाल लीजिए। पहले 1/2 हम साइड पे लिख लेते हैं। अब साइन 2π/3 का रिजल्ट आएगा √3/2। √3/2, 2 जा 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आएगा 12, ये हो जाएगा 4π माइनस 3 √3। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो फाइनल एरिया मेरे पास आ जाएगा 4π माइनस 3 अपॉन 4। अब एरिया है तो साथ में यूनिट स्क्वायर होगा। तो यही मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया। मुझे लिमिट्स गिवन थी, एरिया अंडर द कर्व, इस तरह से हम इसका इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मॉडल पेपर का अगला सवाल है। 8 तो हमने कर लिया, 9 है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग P -8, 10 and Q 6, -4 is cut by x and y axis at A and B respectively. Find the ratios in which A and B divide PQ. यानी कि हमारे पास एक लाइन गिवन है जो कि P और Q, इसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, और ये कट कर रही है x और y एक्सिस को पॉइंट A और पॉइंट B पे। और हमने रेशियोज फाइंड आउट करने। रेशियोज का मतलब ये है कि हमने m/n फाइंड आउट करना है, जो कि लाइन A और B डिवाइड कर रही है लाइन PQ को, राइट। तो ये 7.1 का क्वेश्चन नंबर 16 हमने डिटेल से किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए
यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 9 को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, या यहाँ पे पहले हम अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। अब लेट से ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और इसको हमने 5 का गैप दे दिया क्योंकि जगह कम है हमारे पास, 5 10। यहाँ पे हमने कह दिया -5 -10, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस में 5 10 और ये है -5 और ये है -10, राइट। पी है मेरे पास -8, 10 पे, एक्स की वैल्यू है -8 जो कि यहाँ कहीं होगी, -8 पे 10, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पी है। 6 पे -4, 6 कहीं यहाँ होगा और -4 वाई का यहाँ होगा, तो इसको हम ले लेते हैं, ये पॉइंट क्यू है। जब मैं इन लाइन को ज्वाइन करूंगी, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी, इस तरह से, तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे गौर कीजिए जरा कि इसको ज्वाइन करने के बाद एक्स एक्सिस में इसने इस पॉइंट को कट किया है और वाई एक्सिस में इसने इस पॉइंट को कट किया है। एक्स एक्सिस ये वाला है, तो जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया है इसको हम नेम देते हैं ए का, और जहां पे वाई एक्सिस को कट किया है इसको हम नेम देते हैं बी का, राइट। अब ये ए पे मौजूद है, अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे एक्स के यूनिट्स क्या होंगे, तो एक्स के यूनिट मुझे निकालने हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि यहाँ पे वाई के यूनिट 0 हैं क्योंकि एक्स एक्सिस में वाई इक्वल्स टू 0 होता है। और इसी तरह अगर मैं बी की बात करूं तो बी में भी मुझे एक्स पता है कि वो 0 होगा और वाई के यूनिट्स मुझे निकालने हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 0, वाई। और अगर वाई भी ना लिखें बल्कि इसको ए भी करके लिख दें वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि फिर एक्स हमसे ऐसा ना हो कि मिक्स हो जाए। स्पेसिफाई कर दिया कि ए के यूनिट्स हैं a, 0, और ये कैपिटल बी जो ये वाला पॉइंट है जो वाई एक्सिस पे है, इसका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 0, b, क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू बी है और एक्स एक्सिस ऑब्वियसली यहाँ पे 0 होगा, एक्स की वैल्यू, राइट। तो इसको शुरू करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज मेंशन करते हैं जो कि रेशियो फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला था। और वो फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको रेशियो फाइंड आउट करना है इंटरनली तो वो इक्वल होता था, अगर मुझे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो इक्वल था mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। और अगर मुझे y के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे तो ये होता था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, राइट। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपना काम करेंगे। तो सबसे पहले हम a की बात करते हैं यहाँ पे, इफ a डिवाइड्स pq with the ratio m/n, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है वो क्या होंगे, a, 0, और ये इक्वल होगा। अब हम ए के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करें कि पी और क्यू के पॉइंट्स मेरे पास हैं, पी है -8 10, तो x1 की जगह पे हम पुट करें -8, y1 की जगह पे पुट करें 10, x2 की जगह पे हम पुट करेंगे 6 और y2 की जगह पे पुट करेंगे -4। तो ये इक्वल हो जाएगा, m की वैल्यू तो मुझे फाइंड आउट करनी है, x2 किसके इक्वल है, x2 है 6 के इक्वल, प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, x1 इक्वल है -8 के, और ये डिवाइड होगा किसके साथ, m प्लस n, जो कि हम फाइंड आउट करेंगे अभी। और इसी तरह से y2 है -4 के इक्वल, प्लस ny1 जो कि इक्वल है 10 के, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं m प्लस n के साथ। अगर हम इसको कंपेयर करें स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये जो a है ये इक्वल होगा इसके और 0 इक्वल होगा इसके, यानी कि कंपेयर करने के बाद, क्योंकि पहला x के कोऑर्डिनेट्स है, तो a इक्वल हो जाएगा 6m माइनस 8n अपॉन m प्लस n के, और 0 इक्वल हो जाएगा -4m प्लस 10n अपॉन m प्लस n के।
तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे। अगर ए की वैल्यू पता होती फिर तो हम इसको कंसीडर करते, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है तो हम इजीली m रेशो n निकाल सकते हैं। तो m प्लस n इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो -4m प्लस 10n इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे m रेशो n निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, 4m इज इक्वल्स टू 10n, ये हो जाएगा क्योंकि जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे m अपॉन n चाहिए और ये हो जाएगा 10/4 क्योंकि 4 नीचे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब ये किस तरह से सॉल्व होगा फर्दर, अब आप क्या करें कि m रेशियो n इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 2 5 जा 10, इसका मतलब है ये इक्वल आएगा 5:2 के। तो मैंने पॉइंट ए के लिए अपना काम कर लिया कि अगर ये पॉइंट मेरे पास है, ये पॉइंट मेरे पास है, इसको मैं हाईलाइट करती हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, तो ये रेशियो m कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो, और यहाँ से यहाँ मेरे पास ये n कहलाएगा। तो m रेशियो n की मैंने वैल्यू निकाली जो कि 5:2 आई है। अब हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे पॉइंट बी को, इसको। अब इसके लिए ये वाला रेशियो मेरा m होगा यहाँ से यहाँ तक, और ये रेशियो मेरे पास n होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगी b डिवाइड्स पी क्यू विथ m रेशियो n, यहाँ पे आएंगे b के कोऑर्डिनेट्स और फिर हम इसको कंपेयर करवाएंगे, राइट। उसको देखते हैं अब क्या होता है हमारे पास। ये इफ b डिवाइड्स पी क्यू विथ m रेशियो n, तो ये हो जाएगा b, और यहाँ पे लिखेंगे 0, b इज इक्वल्स टू, ये चीजें तो सेम रहेंगी क्योंकि इसमें mx2 प्लस nx1 ये सब चीजें सेम ही थी। तो ये फर्स्ट वाला इक्वल हो जाएगा 0 के, और ये सेकेंड वाला यानी कि y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी b के। अब इसको कंसिडर नहीं करेंगे बल्कि इसको कंसिडर करेंगे, और जब इसको कंसिडर करेंगे, कंसिडर ये वाला m प्लस एन जब इधर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 6m माइनस 8n इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6m इज इक्वल्स टू 8n, यहाँ पे भी मुझे m अपॉन n निकालना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/6, क्योंकि 6m इज इक्वल्स टू 8n था। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो रेशियो मेरे पास आ जाएगा m अपॉन n जो कि है 4/3, यानी कि m रेशियो n इज इक्वल्स टू 4:3। तो हमने दोनों के लिए काम कर लिया, पहले पॉइंट ए के लिए काम किया, उसका रेशियो निकाला, फिर हमने पॉइंट बी के लिए काम किया और इसका रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो ये प्रोसीजर होता है हाउ टू फाइंड आउट द रेशियो इफ ए एंड बी डिवाइड्स पी क्यू। अब इसके नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम, ये वाला तो हमने कर लिया 9। अब 10 देखते हैं, the x intercept of a line is the reciprocal of its y intercept and line passes through 2, -1, find its equation, right। और ये हमने 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 ये हमने किया हुआ भी है। अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखिए जिसपे हमने इसको डिटेल से समझा हुआ है। यहाँ पे भी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 10, और इसमें ये बताया गया है कि x इंटरसेप्ट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं लिख दूं, x इंटरसेप्ट is reciprocal to y intercept। एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि ये लाइन पास हो रही है 2, -1 से, एंड पास थ्रू 2, -1, फाइंड इट्स इक्वेशन। तो ये मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया है। अब यहाँ पे हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन मौजूद है जिसमें दो इंटरसेप्ट यूज हो रहे होते हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें गिवन क्या है
हमें पता है कि ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है और बी वाई इंटरसेप्ट है। तो एक्स इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल टू वाई इंटरसेप्ट, इट्स मीन ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, क्योंकि क्वेश्चन में ही ये गिवन है कि ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट इज रेसिप्रोकल टू वाई इंटरसेप्ट। तो उसको नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, राइट। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कॉमा, ये जो पॉइंट है 2 कॉमा -1, इसको पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स की जगह पे हम 2 पुट करेंगे और ए की जगह पे 1 अपॉन बी पुट करेंगे, y की जगह पे -1 पुट करेंगे और b एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 1। तो ये डबल फ्रैक्शन में है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2b माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2b² माइनस 1 और b यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होके b हो जाएगा, b 1 जा b। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा 2b² माइनस बी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहे तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें, मिडिल टर्म ब्रेक करें, अब ये आपके अपने ऊपर है कि आप b की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, लेकिन इन दी एंड b आएगा मेरे पास 1 और दूसरी वैल्यू आएगी -1/2। दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि सेकंड और सेकंड पावर की इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स निकलेंगे। अब इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, वो ज्यादा इजी है क्योंकि ये हमारे पास रिजल्ट फ्रैक्शन में आ रहा है। तो b की वैल्यू तो आ गई 1 और -1। जब मैं इन दोनों वैल्यूज को उठाऊंगी और इक्वेशन 1 में पुट करूं, सॉरी इक्वेशन 2 में पुट करते हैं पहले, ताकि मैं ए की भी वैल्यू निकालूं, फिर दोनों की मिला के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, a इज इक्वल्स टू, ये 1 अपॉन बी लिखा हुआ है, तो पहले मैं b की जगह पे 1 पुट करूंगी तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और दूसरी वैल्यू मैं b की जगह पे क्या पुट करूं, 1 अपॉन -1/2 पुट करूं, तो a की मेरी दूसरी वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी -2। तो ये मेरे पास चारों वैल्यूज आ गई, एक b की 1 और -2, और यहाँ से a की 1 आई है और दूसरी a की वैल्यू आई है -2। तो बस अब इन वैल्यूज को उठाते हैं और इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, पहले क्या पुट करते हैं, a की जब 1 थी और b की भी 1 थी, तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, x अपॉन a यानी कि x अपॉन 1 प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। तो पहली इक्वेशन तो ये बहुत सिंपल सी आ गई, जिसमें दोनों डिनोमिनेटर में 1 ही था। एक इक्वेशन ये आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन, अब मुझे a पुट करना है -2 और b पुट करना है -1/2। तो इक्वेशन 1 में पुट करें तो x अपॉन -2 प्लस y अपॉन -1/2 इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास -x/2 और यहाँ पे ये -2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 सबके डिनोमिनेटर में, -x माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा 4y और 2 इधर आएगा तो 2 1 जा 2। तो फाइनल इक्वेशन आएगी x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा, और माइनस जब यहाँ से जब राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई। तो इस तरह से हमने दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर ली हैं। और ये वो इक्वेशन है कि अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट इज द रेसिप्रोकल टू y इंटरसेप्ट इन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन डेवलप हुई हैं। तो चलते हैं अपने मॉडल पेपर पे। तो यहाँ पे हमने ये काम कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 का। अब 11 की तरफ आते हैं और यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू -3, -4 and it's concentric with the circle whose equation is x² plus y² minus 6x plus 8y minus 24 is equals to 0। यानी कि हमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, और यही सर्किल एक दूसरे सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर सेम है। जब सेंटर सेम है तो आप इस इक्वेशन एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन बनाइए जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 11। और इसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट जो गिवन है वो है -3, -4 और कॉन्सेंट्रिक है विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 8y -24 इज इक्वल्स टू 0 के। और हमें सर्किल की इक्वेशन निकालनी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। राइट, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया हुआ भी है, लेकिन यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x प्लस 8y -24 इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम है, 2g इक्वल आ जाएगा -6 के, 2f इक्वल आ जाएगा 8 के और c इक्वल आएगा -24 के। तो यहाँ से g की वैल्यू निकल आएगी -3, 2 से डिवाइड करने के बाद f की आ जाएगी 4 और c की यही रहेगी -24। राइट, तो इसका हम रेडियस निकाल लेते हैं। r1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। r1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट g की वैल्यू है -3 स्क्वायर प्लस f है 4 और c है -24, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 24, तो इससे रिजल्ट आएगा 49 और 49 का रूट निकालेंगे तो 7। तो r1 हमने निकाल लिया, जो गिवन सर्किल था उसका रेडियस निकाल लिया, जो क्या आया 7 यूनिट। और इसका सेंटर कहाँ पे आया है, क्योंकि सेंटर दोनों के लिए सेम रहेगा, सेंटर हम निकालते हैं -g, -f करके। तो सेंटर हमारे पास आ जाएगा, g की वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी -4। राइट, तो हमने सेंटर निकाल लिया। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये है कि दोनों के सेंटर सेम है। तो जो इस लाइन का सेंटर है, इस सर्किल का सेंटर है, वही इस सर्किल का भी सेंटर होगा। नाउ रिक्वायर्ड सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास g की वैल्यू भी है, f की वैल्यू भी है, जो हमने पुट करनी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है तो ऑब्वियसली g और f दोनों के लिए सेम होगा। अब c की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे g की भी वैल्यू, g इज इक्वल्स टू 3 -3 सॉरी, g इज इक्वल्स टू -3, f इज इक्वल्स टू 4। और जो पॉइंट हमें गिवन है, x की जगह पे पुट करेंगे -3 और y की जगह पे पुट करेंगे -4। ये सारे चारों पॉइंट्स पुट करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। x की जगह पे पुट करेंगे -3, y की जगह पे पुट करेंगे -4, g की जगह पे पुट करेंगे -3 और x की जगह पे भी -3 प्लस 2, f 4 के इक्वल है और y -4 के इक्वल है, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। -3 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9 के, 4 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 के, -3 3 9, 9 2 18, -4 4 16, 16 2 32 प्लस c इज इक्वल्स टू 0।
राइट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 + 16, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18 और माइनस 32, तो रिजल्ट आएगा 11 + c इज इक्वल्स टू 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी -11। तो यही हमें c की वैल्यू चाहिए थी ताकि हम अपनी इक्वेशन में पुट करें और हमारे पास नई सर्किल की इक्वेशन आ जाए जो कि कॉन्सेंट्रिक होगा हमारे गिवन सर्किल के साथ। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास x² + y², g की जगह पे -3 पुट करेंगे, 2g की जगह पे -3 पुट करेंगे, x + 2 f की जगह पे 4 पुट करेंगे, y और c की जगह पे -11 इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन आएगी x² + y² -3 2 6x + 4 2 8y -11 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली यही हमारा रिजल्ट है। जो इक्वेशन हमसे पूछी गई थी हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर दिया। लेकिन एक एडिशनल काम जो हमने एक्सरसाइज में किया था, हम इस सर्किल का भी रेडियस निकाल रहे थे। R2 निकाल लीजिए। R2 कैसे निकलेगा? g² + f² माइनस इसका फॉर्मूला है। g की जगह पे अगेन -3 ही पुट होगा, f की जगह पे 4 पुट होगा और c की जगह पे -11 पुट होगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, इससे रेडियस आएगा 6। ठीक है। अब R1 है 7 यूनिट, जो गिवन सर्किल था। जो हमने निकाला है वो है 6 यूनिट। इसका मतलब ये है, तो ये देखिए, ये मेरे पास एक सेंटर है जो कि इन दोनों सर्किल के लिए सेम है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक का मतलब यही है कि एक ऐसा दो सर्किल का एक ऐसा सेंटर है जो कि दोनों सर्किल के लिए हमारा सेंटर सेम है। अब अगर मैं इसका रेडियस निकालूं फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का रेडियस निकालूं, तो फर्स्ट वाले का जो हमें गिवन था, गिवन इक्वेशन, उसका रेडियस आया 7, जो कि बड़ा रेडियस था। तो उसका मतलब है कि आउटर सर्किल हमें गिवन था और हमने इनर सर्किल निकाला है, क्योंकि इसका रेडियस कम है 7 से, इसका रेडियस है 6। तो ये एडिशनल काम है, अगर आप करना चाहें तो इस क्वेश्चन में कर दें, वरना आपका रिजल्ट यहीं पे एंड हो जाता है कि हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट कर ली जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और इस सर्किल के साथ कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि सेंटर शेयर हो रहा है दोनों का। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मॉडल पेपर के। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r² h। डिफरेंशिएट v विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट, ये हमने एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो जाके प्लेलिस्ट में मेरी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि अगर मेरे पास v गिवन है तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो वो हम किस तरह से करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का हम 12 करने जा रहे हैं और इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है जो कि है 1/3 पाई r² h, और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू देयर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट, अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करूं तो इसमें मेरा पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है r। तो इसका मतलब है मुझे इस v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू r, यानी कि d/dr। डिटेल से तो मैंने अपनी वीडियो में किया हुआ है लास्ट टाइम भी, तो आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। अब मुझे r² की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो बाकी मेरे लिए सारे कांस्टेंट ट्रीट होंगे और वो डिफरेंशिएट से बाहर आ जाएंगे। r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज 2r। तो dv/dr इज इक्वल्स टू 2/3 पाई r h। तो ये तो मैंने डेरिवेटिव निकाल लिया पहले वेरिएबल से, लेकिन मेरे पास दूसरा वेरिएबल भी है जो कि है h का वेरिएबल। तो d/dh और v क्या है? 1/3 पाई r² h। तो जब हम h के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dv/dh इज इक्वल्स टू 1/3 कांस्टेंट है, पाई इसके लिए कांस्टेंट है, r² इसके लिए कांस्टेंट है, और h का डेरिवेटिव h की रिस्पेक्ट से लेना है तो वो 1 के इक्वल आएगा। तो dv/dh इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r²। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ पे दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो हमने दोनों की ही हेल्प से, दोनों की ही रिस्पेक्ट से अपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। पहले हमने r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, फिर हमने h के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमने 12 भी कंप्लीट कर लिया।
अब 13 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस इज -4,3 एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल्स टू 6। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाया हुआ है। अगर आपको वहां जाके मेरी वीडियोस देखनी है तो वहां जाके देखिए, प्लेलिस्ट में मौजूद है इसकी वीडियो, जिसमें हमने 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 किया हुआ है। अब इसमें हमने यहाँ पे थोड़ी सी मैं हिंट आपको दे दूं, इसमें करना क्या है कि हमारे पास एक पैराबोला, इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट से मेरे पास ये कोई पैराबोला है और यहाँ पे इसका कोई पॉइंट मौजूद है, पॉइंट पी। ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन मेरे पास मौजूद है कि अगर मैं इसका डिस्टेंस निकालूं इस पॉइंट के साथ और फिर इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस निकालूं अपने फोकस के साथ, तो डिस्टेंस शुड बी द सेम। तो अब मुझे क्या करना है कि इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मुझे गिवन है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि लाइन टू पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और वो इक्वल होना चाहिए कि अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं फोकस के साथ। फोकस भी मुझे गिवन है -4,3। जब दोनों को इक्वल करेंगे तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। डिटेल देखने के लिए मेरी वीडियो जरूर देखिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखने जा रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन व्हेन लाइन y इज इक्वल्स टू √5x प्लस c इज टेंजेंट टू द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो स्टूडेंट, ये मैंने 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत डिटेल से सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमने कंडीशन फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे भी एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जो करने जा रहे हैं ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 14। राइट। अब जो इक्वेशन गिवन है √5x प्लस सी, और ये टेंजेंट है इस पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पे। तो स्टूडेंट, करना क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले, अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो ऑब्वियसली अगर हम मैं y की जगह पे ये पॉइंट पुट कर दूं √5x प्लस सी का, y के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे इज इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9, और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5x स्क्वायर प्लस 2√5xc प्लस सी स्क्वायर, और इधर है 36। डिटेल से अगर आपको देखना है तो मेरी वीडियो जरूर देखिएगा, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है जब हम चैप्टर 9 कर रहे थे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इन दी एंड आपके पास रिजल्ट आएगा 49x स्क्वायर प्लस 18 √5 सी एक्स प्लस 9c स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। फिर इस पे हम डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे कि अगर ये टेंजेंट है तो ये इक्वल होना चाहिए 0 के, और ये इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो जब आप ए बी सी तीनों वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू जो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ से निकलेगी √5 सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू होगी 49, और सी है हमारे पास 9c स्क्वायर माइनस 36। इसके रिजल्ट को आपने इक्वल करना है 0 के। तो 18 का स्क्वायर ये मेरे पास होता है 324, √5 ये 5 रह जाएगा, सी स्क्वायर 49 4 जा 196, और ये है 9c स्क्वायर माइनस 36 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये 1620 c स्क्वायर, और यहाँ से मुझे मिल जाएगा 1764 c स्क्वायर, माइनस के साथ माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा, अच्छा इसको हम दूसरी तरफ ही शिफ्ट कर देते हैं, ये इक्वल्स टू हटा देते हैं तो इस तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस में ही रिजल्ट देगा। और -7056। अब 1764 c स्क्वायर जब इस साइड पे आएगा तो ये मुझे देगा 144 c स्क्वायर, और यहाँ पे 7056 तो मौजूद ही है। तो माइनस कैंसिल कर दिए, एक माइनस यहाँ पे था, एक माइनस यहाँ से जो आएगा
क्योंकि 1620 छोटा नंबर है, 1764 बड़ा नंबर है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस इसलिए नहीं लिखा। तो सी स्क्वायर इक्वल होगा 7056 को जब मैं 144 से डिवाइड कर दूं तो सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से इसको डिवाइड करें तो 49 आएगी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी +-7। तो ये वो कंडीशन है जिसपे हमारी जो लाइन है वो टेंजेंट हो जाएगी हमारे गिवन कोनिक पे। अब गिवन कोनिक हमारे पास क्या था, ये एलिप्स का कोनिक था हमारे पास, राइट। ये एलिप्स हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसपे हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट की थी, तो स्टूडेंट ये भी एक डिटेल वीडियो मौजूद है। तो 10.3 का क्वेश्चन 1 आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखिएगा, जिसपे हमने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट की थी, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगली वीडियो में हम सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।